शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिली है। इस बीच दिल्ली में हुए क्लासरूम घोटाला में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके कारण मनीष सिसोदिया को जेल से मुक्ति मिलती नहीं दिख रही। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्लासरूम घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा लोकायुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर 7,180 क्लासरूम्स को 4,126 कर दिया गया, लेकिन पैसों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई। मतलब कि क्लासरूम कम बनाए गए और खर्च उतना ही हुआ जितने में 7,180 क्लासरूम्स बनने थे। इतना ही नहीं, 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट को कैबिनेट में लाया जाता है, फिर वह उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है। लेकिन केजरीवाल के कहने पर पूरे प्रोजेक्ट को 16 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया और यह पूरा प्रोजेक्ट 19 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा ही अप्रूव कर दिया गया। भाजपा सांसद ने इस पूरे मामले की सीबीआई द्वारा जांच किए जाने की मांग करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक ऐसी सरकार चला रही है जिससे चोरों की बारात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और उसके मुखिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पैनिक बटन, डीटीसी बस खरीद, शीश महल, शराब, जल बोर्ड जैसे घोटाला करने के बाद शिक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल के इशारे पर स्कूल के कमरे बनवाने में भी घोटाला कर दिया गया। तिवारी ने कहा कि एक सेमी स्ट्रक्चर कमरा बनवाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 32 लाख रुपए खर्च कर डाले, जबकि भाजपा जब नगर निगम में थी तो परमानेंट स्ट्रक्चर 9,50,000 रुपए में प्रति कमरा बनवाया गया था। दिल्ली भाजपा के सचिव हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के जल्द सलाखों के पीछे जाने का दावा करते हुए कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो लोकायुक्त को रिपोर्ट सौंपी है उसमें मुख्य रूप से 5 लोग शामिल हैं। पहले खुद अरविंद केजरीवाल, जिनके निर्देश पर घोटाले को अंजाम दिया गया। दूसरा, उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में एक नया नाम आर्किटेक्ट का भी आया है और वह वही आर्किटेक्ट है जिसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित शीश महल का निर्माण कराकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को बताना होगा कि क्लासरूम घोटाले में जिनके भी नाम हैं उससे उनका क्या संबंध है। इसके साथ ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में भी ईएसआई स्वास्थ्य सेवा कार्ड देने के नाम पर किए जा रहे घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय को पत्र लिखकर याद दिलाया कि अप्रैल 2023 में नगर निगम के जारी 2 श्रेणियों के लगभग 5,500 कर्मचारियों को ईएसआई स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की और अप्रैल से ही रुपए की कटौती शुरू कर दी गई। इन कर्मचारियों के वेतन से 150 रुपए ईएसआई कार्ड के नाम पर काटे जाते हैं, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं और ये कार्ड अभी तक चालू नहीं हुए। जब कर्मचारी ईएसआई कार्ड को लेकर ईएसआई डिस्पेंसरी या अस्पतालों में जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके कार्ड निष्क्रिय हैं और अपंजीकृत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला उलझता ही जा रहा है। वजह कांग्रेस की महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस गठबंधन में शामिल दलों को अपने हिसाब से हाँकना चाहती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब और दिल्ली में सीटों का मामला फंस गया। बिहार में 9 सीटों की मांग कर नीतीश कुमार और लालू यादव को उलझन में डाल दिया और वही काम कांग्रेस यूपी में कर रही है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। यूपी की घोसी सीट और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बागेश्वर में मिली हार के लिए सपा पर ठीकरा फोड़ दिया और कांग्रेस की हार के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया। इसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उत्तराखंड के प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने अब कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने सपा को पहले कोई भाव नहीं दिया था। उन्हें लगा कि हमें यहां समाजवादी पार्टी के साथ की जरूरत नहीं, और जब हमने अपना प्रत्याशी वहां उतार दिया और कांग्रेस उपचुनाव हार गई तो अब वो हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हमने यूपी में राजनीतिक शिष्टाचार निभाते हुए कांग्रेस से घोसी में समर्थन मांगा था, लेकिन बागेश्वर में कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। असल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 3 दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर में मिली हार के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया था
उन्होंने कहा कि हमने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया और इस जीत में कांग्रेस का भी योगदान है, लेकिन बागेश्वर में सपा ने ऐसा नहीं किया और अपना प्रत्याशी उतार दिया, जिसने कांग्रेस को हराने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है। अजय राय के आरोपों का जवाब देते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बागेश्वर में कांग्रेस को लगा कि उन्हें हमारे साथ की जरूरत नहीं। उन्होंने राजनीतिक शिष्टाचार निभाने की कोशिश नहीं की और न ही हमसे मदद मांगी, जबकि घोसी में हमने राजनीतिक शिष्टाचार निभाया था और कांग्रेस से मदद मांगते हुए चिट्ठी लिखी थी। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि वो खुद चिट्ठी लेकर उनके पास गए थे। अगर बागेश्वर में उन्होंने हमसे मदद मांगी होती तो अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हुए अपने प्रत्याशी का नामांकन तक वापस ले लेते। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये जुबानी जंग ऐसे समय में तेज हुई जब गठबंधन में सीट शेयरिंग तक को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन में आने वाले समय में और परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इन बातों पर सपा नेता का कहना है कि इससे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोकल चुनाव था और लोकसभा में हम सब मिलकर 2024 में बीजेपी को मजबूती से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की नजरों में मीडिया सबसे बड़ा खलनायक है और उसी की वजह से चुनाव हार रही है कांग्रेस। ऐसे कई मौके आए जब राहुल गांधी ने सवाल पूछने वाले पत्रकारों से ही पूछ लिया कि किसके एजेंट हो या किसके लिए काम करते हो। ममता बनर्जी की सरकार जब से घोटालों में फंसी तभी से मीडिया से टीएमसी की एक किस्म की दुश्मनी पैदा हो गई और इन दोनों पार्टियों ने मिलकर न्यूज एंकर्स के बहाने एक तरह से न्यूज चैनल्स को ही बैन कर दिया। विपक्षी गठबंधन की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई। इसके बाद से गठबंधन में शामिल कई दलों को यह लगने लगा कि गठबंधन की तरफ से ये बड़ी भूल है। उनका कहना है कि ऐसा करने से सीधा नुकसान गठबंधन और उन्हें होगा। विपक्षी गठबंधन की मुंबई वाली बैठक में कुछ न्यूज एंकर्स और टेलीविजन चैनल्स को ब्लैकलिस्ट करने के निर्णय पर गहन चर्चा की गई। कांग्रेस और टीएमसी के नेता इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ दल इसके खिलाफ थे। एक नेता का कहना है कि चुनावी मौसम में संवाद महत्वपूर्ण है। विपक्षी मोर्चे के कुछ नेता इसको लेकर थोड़े सावधान हैं। वे ये नहीं चाहते कि इसे बहिष्कार के रूप में देखा जाए, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के अंदर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कहीं भी बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि कुछ टीवी शोज में पार्टी के किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा जाएगा। विपक्ष के नेताओं के लिए चिंता का विषय यह है कि इनमें से कई एंकर्स कुछ चुनावी राज्यों में लोकप्रिय हैं। वे प्रभावशाली और लोकप्रिय क्षेत्रीय चैनलों के प्रमुख भी हैं। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में ये शो मायने रख सकते हैं। हमें एक मंच की कमी खल रही है, लेकिन हमें मॉरल पुलिसिंग की जरूरत नहीं है। हम वहां जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, इसके बारे में जोर शोर से बोल सकते हैं। ये बहिष्कार से राष्ट्रीय आरजेडी, जेडीयू, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी हिंदी पट्टी की पार्टियों को अधिक नुकसान होने की संभावना है। हिंदी समाचार चैनल्स और उनके प्लेटफॉर्म से ये दल जवाबी हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कवरेज करवाते हैं और इसके बदले विज्ञापन भी देते हैं। लेकिन बहिष्कार के ऐलान के बाद उनकी पार्टियों का कवरेज बंद हो जाएगा और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सूत्र कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, इसे टीवी से ज्यादा वायरल कर सकते हैं। ये डिजिटल स्पेस है जिसमें आकर्षण है। इस बीच चर्चा ये भी चल रही है विपक्षी दलों के शासन वाले राज्य सरकारों को इन समाचार एंकर्स और चैनल्स को दिए जाने वाले विज्ञापन भी बंद कर दिए जाने चाहिए। सूत्रों का कहना है कि ये संभव नहीं और इससे उन्हें भी नुकसान होगा, क्योंकि कुछ पार्टियां ही नहीं, उम्मीदवार तक चैनलों को विज्ञापन इस बात के लिए देते हैं ताकि उनका कवरेज बेहतर हो, टीवी पर उनका चेहरा चमके। और इसी किस्म की सियासत करके अरविंद केजरीवाल यहां तक पहुंचे हैं। आखिर दिल्ली सरकार ने इतने हजार करोड़ यूं ही विज्ञापनों पर नहीं लुटाए, बदले में उन्हें कवरेज मिला, उनका चेहरा चमका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की सियासत यही है कि एक तो कोई घोटाला उजागर ना हो और अगर ऐसा हो जाए तो उसकी जांच सही तरीके से सही समय पर ना हो। इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार जांच के काम में बार बार अड़ंगा लगाती रही है। लेकिन इस चक्कर में ममता बनर्जी की सरकार की हाईकोर्ट में किरकिरी हो गई जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और साथ ही कड़ी फटकार भी लगाई। असल में मामला अलीपुरद्वार का है। अलीपुरद्वार जिले की महिला सहकारी समिति में हुए घोटाले की जांच सीआईडी कर रही है, लेकिन 3 सालों से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। मतलब कि सीआईडी जांच की आड़ में मामले को दबाकर बैठ गई।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 2020 में बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की महिला सहकारी समिति में 50 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया था। इस गड़बड़ी के कारण सहकारी समिति बंद हो गई और इसमें पैसा जमा करने वालों को भी उनकी धनराशि वापस नहीं मिल पाई। इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच राज्य की CID को सौंपी गई। CID इस मामले में बीते 3 साल से जांच कर रही है और अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि समिति से गबन किया गया पैसा कहां गया। CID की धीमी कार्रवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट खफा हो गया और ये कदम उठाया। इससे पहले 24 अगस्त 2023 को इसी मामले में सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि इसकी जांच CID से लेकर केंद्रीय एजेंसीज ED और CBI को सौंपी जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को यह भी आदेश दिया था कि केंद्रीय एजेंसी को सभी ब्यौरा 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाए। बंगाल सरकार ने अदालत के इस आदेश का पालन नहीं किया और मामले की जांच ED और CBI को नहीं सौंपी गई। इसी को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह जुर्माना लगाया और कहा कि यदि अब आदेश का पालन नहीं होता है तो वे राज्य के गृह सचिव को कोर्ट में तलब करेंगे। कोर्ट ने डांट लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम को 2 हफ्ते में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराने के लिए कहा। इसके साथ ही इस केस से जुड़े सारे कागजात को 3 दिन के अंदर CID को लेकर केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय और CBI को सौंपने का आदेश दिया है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि जांच शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन CID को अभी भी नहीं पता है कि पैसा कौन ले गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के साथ खेल रहे हैं। CID को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है ये वही लोग हैं जो कभी साइकिल चलाकर गरीबों का पैसा खाते थे, अब कार चला रहे हैं। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय इससे पहले भी बंगाल की ममता सरकार को गड़बड़ियों वाले कई मामलों में सुनवाई कर चुकी है। इसको लेकर सरकार सख्त में आ गई थी और इसी कारण से तृणमूल कांग्रेस के नेता उन पर अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चाइना अपने हिसाब से नक्शा छापकर दुनिया के किसी भी देश के किसी भी हिस्से पर अपना दावा कर देता है और ऐसा ही उसने हाल ही में भारत के साथ किया। तो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने चाइना का असली नक्शा दिखा दिया और उसकी फजीहत कर दी। लेकिन कांग्रेस का चाइना के साथ पुराना याराना है, इसलिए उसने एक वीडियो जारी किया और उसमें से पूरे नॉर्थ ईस्ट को हटा दिया। चाइना नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। कांग्रेस के इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने उसे अपने रडार पर लिया। बीजेपी के अमित मालवीय ने कांग्रेस के ऑफिशियल वीडियो में नॉर्थ ईस्ट को हटाकर दिखाए गए भारत के अधूरे नक्शे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को टुकड़े टुकड़े करना राहुल गांधी का अघोषित एजेंडा है। असल में पीएम मोदी पर तंज कसने के लिए कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया। एनिमेशन की मदद से बनाए गए इस वीडियो के एक हिस्से में राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच भारत का एक अधूरा नक्शा दिख रहा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं है। इसी की तस्वीर अमित मालवीय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर डाली। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल वीडियो में कश्मीर के बाद अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत के नक्शे से काट दिया। क्या राहुल गांधी ने चाइनीज के साथ समझौता कर लिया है कि नॉर्थ ईस्ट को चाइना को ही सौंप देंगे? भारत के टुकड़े टुकड़े करना राहुल गांधी का अघोषित एजेंडा है। वो डेंजरस और कपटी हैं। 2017 में जब भारत और चाइना के सैनिकों के बीच डोकलाम में संघर्ष चल रहा था, उस समय राहुल गांधी ने चीनी राजदूतों के साथ गुप्त बैठक की थी। शुरुआत में कांग्रेस नेताओं ने तो इसका खंडन किया, लेकिन बाद में खुद राहुल गांधी ने 10 जुलाई 2017 को ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो चीनी राजदूत से मिले थे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट रहना मेरा काम है। मैं चीनी राजदूत, पूर्व ASA नॉर्थ ईस्ट के कांग्रेस नेताओं और भूटानी राजदूत से मुलाकात की। उसके बाद से चाइना के मुद्दे पर भाजपा लगातार राहुल गांधी को घेरती रही है। अब एक बार फिर से जब कांग्रेस के ऑफिशियल वीडियो में देश के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर हटा दी गई, तो बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो रही है। दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। पहले बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा था, जिसके बाद कांग्रेस ने भी ऐसा ही एक एनिमेशन वीडियो रिलीज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन के सारे दल सनातन धर्म के खिलाफ DMK के नेताओं की अपमानजनक टिप्पणी और विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी बताकर अपना पल्ला तक झाड़ रहे हैं। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में ऐसी बात कह दी जिसके बाद कम से कम कांग्रेस और उसके सहयोगी अभिव्यक्ति की आजादी का बहाना बनाकर इस विवाद से अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने एक तरह से DMK के उदयनिधि स्टालिन और A राजा जैसे नेताओं को अपनी जुबान पर काबू रखने की नसीहत दे डाली।
मद्रास हाईकोर्ट ने सनातन धर्म से संबंधित एक मामले को लेकर कहा कि सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का एक समूह है, इसे एक विशेष साहित्य में नहीं खोजा जा सकता। इसमें हर तरह की जिम्मेदारियां शामिल हैं, चाहे वह राष्ट्र के लिए हो, राजा का अपनी प्रजा के प्रति हो या फिर माता पिता और गुरुओं के लिए हो। इसके अलावा भी कई अन्य कर्तव्य शामिल हैं। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने ये सारी बातें सनातन धर्म संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। थिरुवी के मुताबिक गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कॉलेज की छात्राओं से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुराई की जयंती के मौके पर सनातन का विरोध विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहा गया। इस सर्कुलर को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन शेषशायी ने कहा, रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन हर धर्म आस्था पर आधारित है। इसलिए जब धर्म से संबंधित मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया जाता है तो ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी आहत न हो। मद्रास हाई कोर्ट ने आगे कहा कि स्वतंत्र भाषण हेट स्पीच नहीं हो सकता। इसके साथ ही जस्टिस एन शेषशायी ने कहा कि एक नागरिक को अपने देश से प्यार नहीं करना चाहिए, और क्या उसका अपने राष्ट्र की सेवा करना कर्तव्य नहीं है? क्या माता पिता की देखभाल नहीं की जानी चाहिए? जो कुछ चल रहा है उसके प्रति वास्तविक चिंता के साथ ये न्यायालय इस पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुंबई बैठक के बाद कहा गया था कि दिल्ली में गठबंधन की पहली रैली होगी, लेकिन कई विपक्षी दल कांग्रेस के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं हुए, इसलिए दिल्ली में रैली का प्रस्ताव खटाई में पड़ गया। उसके बाद हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर यह तय किया गया कि अगली बैठक और रैली दोनों भोपाल में होगी, लेकिन उसके सहयोगी दल कांग्रेस की मंशा समझ गए। कांग्रेस उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना चाह रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर विपक्षी गठबंधन की रैली भोपाल में होती तो ये मैसेज जाता कि सब एक है। जाहिर है केजरीवाल सहित कई नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार कांग्रेस को रैली रद्द करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सहित कई दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में वे कांग्रेस के साथ मंच क्यों साझा करें? कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इसलिए कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विपक्षी गठबंधन की प्रस्तावित रैली रद्द कर दी गई है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रैली के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष और गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ चर्चा चल रही है। हालांकि सुरजेवाला ने कहा कि रैली कब और कहां आयोजित की जाएगी, इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दोनों नेता राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की राज्यव्यापी जन आक्रोश यात्रा के संबंध में भोपाल में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। 13 सितंबर को विपक्षी गठबंधन ने फैसला किया था कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले महीने से देश के विभिन्न हिस्सों में गठबंधन की जनसभाएं शुरू होंगी। इस दौरान गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि गठबंधन की पहली सभा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। हालांकि इसे रद्द कर दिया गया है। इस बीच आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्लान बना लिया है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की 7 जन आक्रोश यात्राएं 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी पर शुरू होंगी। वे 15 दिनों के मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में 11,400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्राओं का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह सहित वरिष्ठ नेता करेंगे। यात्रा का नेतृत्व करने वाले अन्य नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल, पूर्व MP मंत्री जीतू पटवारी और अजय सिंह राहुल शामिल हैं। ये पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कमलनाथ की ओर से इशारा किया, जो उनके बगल में बैठे थे। सुरजेवाला ने कहा कि हालांकि पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था CWC ये तय करेगी कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।